थैंक यू तान्या। नमस्कार। और होप आप लोगों ने सब अच्छा खाना वाना खाया है। तो अब हम मतलब थोड़ा टाइम का ख्याल ध्यान रखते हुए कि हम कोशिश करेंगे इस जो हमारा ये सत्र है और क्लोजिंग वाला जो सत्र है उसको 1 घंटे में हम निपटाएं। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम विष्णुई समाज से जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। हाँ, तो आप सब थोड़ा जाग गए ना तो ठीक रहेगा। तो हम तो ये जो सत्र है हम कम्युनिटी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात है, एक्टिविज़म की बात है, उन लोगों से हम अभी सुनेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे समक्ष है फलक जी को, जो ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से। फलक जी आप आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। संजय कश्यप जी हमारे साथ हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है गेल के। संजय जी को भी स्वागत करना चाहता हूँ। फिर हमारे समक्ष श्री RK बिश्नोई जी हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट है और जंबानी साहित्य अकादमी के उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। श्री विनोद करवसरिया जी को, जो एनवायरमेंटल स्टीवर्ट है, हमारे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन है। विनोद जी आइए, आपका स्वागत है। और उसके बाद मैं श्री शिवराज बिश्नोई जी का आमंत्रण करना चाहता हूँ। शिवराज जी आप प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम आएंगे, बट क्योंकि जो पहले वीडियोस चले थे वो बहुत ज़रूरी थे। और वो ग्लोबल जितने भी हैं हमारे यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव बोलिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बोलिए, अभी एक WWF का भी वीडियो बाद में चलाएंगे हम। जो WWF का वीडियो है वो UK से आ रहा है, और जिनका वीडियो है वो हेड है WWF की और फेथ फॉर बिलीव्स प्रोग्राम की, जिसमें वो हर एक रिलीजन को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मदद पहुंचाते हैं, नॉलेज। तो उनका बाद में देखेंगे। और सबसे अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री RP बिश्नोई जी का। सर प्लीज़ आइए और या धन्यवाद आप लोगों को सभी को, प्रणाम मेरा। और हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं सिर्फ 5-5 मिनट का आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पूरे दिन सुनूं, लेकिन क्षमा याचना मेरी तरफ से कि थोड़ा टाइम लिमिट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए आप मुझे बाद में कुछ बोल भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो गुरु जी का आदेश लेके गुरु जम्बो जी का मैं करके मैं ये जो सबसे पहले मैं फलक जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। फलक जी जो कि ब्रह्म कुमारी संस्था से हैं, आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। No, that's fine if you have that. Okay, that's great. Thanks, Falak. So, Falak, what I want to ask you is, what motivates you as a person to आप कम्युनिटी को जोड़ने के लिए आपका प्रोत्साहन कैसा है, और ब्रह्म कुमारी इसी प्रोत्साहन को किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है, बड़ा किया है। तो 5 मिनट मैं आपसे अनुरोध करूँगा। थैंक यू सो मच। पहले तो नमस्ते। मनुष्य सृष्टि के बीच not right now, I'll tell you. Yeah. So first, thank you very much, Pinaki ji and Vishnoi community, Kejri Foundation actually के इनवाइट करने के लिए। रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था प्लांटेशन का, उससे रिलेटेड हमारा कनेक्शन में हम आए, एंड थ्रू पिनाकी जी आई केम इन कांटेक्ट विद ममता जी। तो सो फार मैंने सबसे सुना है, और जो हमारे सीनियर्स हैं सारे, जो आपके गुरु जी हैं, एंड देन ऑल दी अदर्स,
एक्चुअली बहुत अच्छा लगा सुन करके, और जो हमारे इसके पहले सेशन में जो उन्होंने टेक्निकल बातें बताई, मतलब वो देख कर के भी लगा कि कितने इग्नोरेंट हम हैं बहुत चीज़ करने के लिए। मैं अपना बताना चाहूँगी कि ब्रह्म कुमारी से फॉर पास्ट 12 ईयर्स से आई एम कनेक्टेड और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप उदयपुर राजस्थान से ही हूँ, और क्योंकि उदयपुर में हमने ये कभी इतना देखा नहीं है, जो वेस्टर्न राजस्थान की बात जो बता रहे थे, आई हैव नेवर एवर फेल्ट इट। तो कभी लगा नहीं कि इतनी इम्पोर्टेंस है पानी की। और रिसेंटली अभी मेरा वेस्टर्न राजस्थान तरफ जाना हुआ था, तो मैंने अपने आप को, सिनिंद्री इज़ द प्लेस जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैं जब वहाँ गई तो मुझे लगा कि कितने किस्मत वाली हूँ मैं कि मुझे पानी पीने को मिलता है, टैप वाटर स्ट्रेट, नहाने को भी, मतलब फॉर एक्टिविटी वहाँ पानी नहीं मिलता है, आपको खरीदना पड़ता है। जब मैंने ये बात सुनी, हमारी सिस्टर बता रहे थे, आई वॉज लाइक, मैंने कहा सरप्राइज, मैंने कहा आप करते कैसे हैं ये सारा इस हिसाब से, इट्स सो एक्सपेंसिव। कहते हैं दैट्स द ओनली वे, यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी जो पिनाकी जी ने कहा कि बचपन से बिफोर ब्रह्म कुमारीज में आने से पहले भी आई हैव बीन एन एनवायरमेंटलिस्ट। पानी को वेस्ट नहीं करना ये बचपन से ही मेरा रहा है। जब नल खोल देते हैं ना, कई बार हम देखते हैं हैंड वॉश करते हैं, नल खुला होता है, साबुन लगाए, आप जब तक घिस रहे हो पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। आई यूज़ टू टेल एवरीवन बंद करो नल को। अगर वो नहीं करते तो मैं बंद कर देती हूँ, कहते अभी आपने धो ली प्लेट, अच्छा मांझ लिया, अब आप पानी खोलिए। सो आई बीन वेरी वेरी कॉशियस, ये इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना, क्या कहते हैं, सड़क पे कचरा नहीं फेंकना। इवन ट्रेन में भी अगर मैं जिस कंपार्टमेंट में थी एंड इफ समवन वुड थ्रो, मैं उनको कहूँगी प्लीज़ उठाइए, ये आपका कचरा है, आपका घर नहीं है, उठा करके कचरे बिन में आप डालिए। सो आई थिंक आई हैव बीन विद द एनवायरनमेंट बहुत क्लोज। और ब्रह्म कुमारीज का मैं बताना चाहूँगी कि फॉर पास्ट 86 ईयर्स वी हैव बीन वर्किंग, और 1987 में हमें कंसल्टेटिव स्टेटस मिला यूनाइटेड नेशंस के साथ में, एंड आई थिंक वी आर दी ओनली स्पिरिचुअल फेथ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कनेक्टेड है यूनाइटेड नेशंस से। नॉट एवरीवन इज़ गिवन चांस। तो हम इकोसॉक और यूनिसेफ में हमारा वर्क रहता है, बट रिसेंटली जब से ये क्लाइमेट चेंज की जो बॉडी बनी है UNFCCC, उसमें भी हमारा बहुत योगदान रहता है, बिकॉज फेथ की बात आती है कि जब फेथ से आप एनवायरनमेंट को रिलेट कर देते हैं तो मासिस तक वो मैसेज पहुंचाना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज नो मैटर वो, चाहे ये भारत हो चाहे विदेश हो, डिवोशन से सब जुड़े हुए हैं फेथ से। तो अगर आप उसको जोड़ देते हैं एनवायरनमेंट के साथ तो मैसेज इजीली स्प्रेड हो जाता है। सो वी वेरी वेरी मच बिलीव इन इट। और जैसा कि सब ने बात की कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिज़िकल लेवल पे हमें ये करना चाहिए, ब्रह्म कुमारी इसका बस एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आप जो भी एक्शंस कर रहे हैं, अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस में ज़ीरो वेस्ट नहीं है तो आप चाहे कितनी भी एक्टिविटी आप कर लीजिए, इट्स नॉट गोना वर्क। हमारे यहाँ का मेन कंसेप्ट ही है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट ब्रह्म कुमारीज डू एंड द मेडिटेशन दैट वी प्रैक्टिस इज द राजयोग मेडिटेशन, जिसमें स्वयं पे नियंत्रण करना है, आपको अपने विचारों को अपने नियंत्रण में करना है। अगर आपके विचार आपके नियंत्रण में आ गए तो आपके सोचने का ढंग, आपके करने का ढंग, एक्शन, सब कुछ आपके नियंत्रण में आ जाएगा। जब आपने अपने को नियंत्रित कर लिया है, आप ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के सबके साथ। अनदर थिंग जो ब्रह्म कुमारीज बहुत हमारा फोकस रहता है, विच इज़ फूड के ऊपर। हम खाने का बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन सा खाना खा रहे हैं, किस वाइब्रेशन से बना हुआ खाना खा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें वेस्ट आज बहुत ज़्यादा है सब जगह पे। तो आई थिंक इसकी मैनेजमेंट सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, दैट वी वर्क ऑन इट। और मेडिटेशन हेल्प करता है, जो कि ये ऐड होना चाहिए, एंड आई थिंक वी हैव बीन पुटिंग दिस फॉरवर्ड। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का लॉस होता है वो हमारे सोचने पे होता है। आज इतना फास्ट थिंकिंग प्रोसेस है कि आपको पता है कि थॉट्स
एनर्जी कैरी करते हैं, और हम जितनी बात कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब बहुत प्रभाव करता है। क्या आप अंदर ले रहे हैं, आप क्या अंदर ले रहे हैं, वही प्रोसेस करते हैं। तो बहुत एसेंशियल है कि आप उस पर भी ध्यान दें। एंड वी बिलीव, ब्रह्म कुमारीज का ये है कि अगर आपने अपनी थिंकिंग में ज़ीरो वेस्ट करके एलिवेटेड थिंकिंग अगर आप अपनी कर लेते हैं, शांति, प्रेम, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ऐसी क्वालिटीज़ पे अगर आप अपना मेडिटेशन करते हैं या इसको अपने अंदर लाते हैं, देन डेफिनेटली जो बाकी के फिज़िकल प्रोसेसेस बताए हैं कि ये चेंज करना, वो चेंज करना, इट विल कम इजीली। और जो कहा जिम्मेदारी खुद लेनी है, तो दैट्स व्हाट वी डू। हमारे यहाँ पे है, मैं बदलूँगी तो जग बदलेगा, बाकी और कोई बदलना नहीं है। एंड इन वेरी शॉर्ट, अभी रिसेंटली इस क्लाइमेट चेंज को लेते हुए हमने एक कल्पतरु प्रोजेक्ट बनाया है, और उस कल्पतरु प्रोजेक्ट में हमारा मेन एम ही है कि प्लांट नहीं करना है खाली, प्लांटेशन बहुत होते हैं, जैसा बताया था सलील जी ने, कितने मर जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो आप ही को उस चीज़ को लेते हुए हमने ये किया है कि 1 प्लांट 1 पर्सन 1 प्लानिट का, मतलब एक पौधा एक व्यक्ति अपना ले, उस एक पौधे को वो व्यक्ति ही उसका ध्यान रखे, तो ऑटोमेटिकली वनस्पति आपकी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। इसके लिए हमने एक कल्पतरु ऐप भी बनाई है। अब तक ऐप नहीं बनी थी, बट हमने ऐप बनाई है जिसमें हमने लोगों को जोड़ा कि लोग जुड़ेंगे, उनकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, तो फिर प्लांट भी बढ़ेगा और वो भी बढ़ेगा। जस्ट अनदर सेकेंड। और मैं बस बताना चाहूँगी कि अब तक लगभग 15 लाख सैपलिंग्स, माना 15 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं कॉन्शियसली कि प्लांट को भी नर्चर करना है, उनको भी करना है। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव दैट वी हैव बीन रिसेंटली डूइंग इट, और ये चल रहा है 50 उसमें, और ये लगभग 30 कंट्रीज़ में भी है। जो भी हमारे ब्रह्म कुमारीज़ की ब्रांचेस अब्रॉड भी है, वहाँ पे भी चल रहा है। सो दिस इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फलक जी। सॉरी कि टाइम लिमिट थोड़ा सा फिर से मेरे सर पे मंडरा रहा है, तो बट एनीवे थैंक यू। एंड मतलब गुरु जम्बो जी जो हम लोग 29 रूल का फॉलो करते हैं, नियम का फॉलो करते हैं, उसमें भी जम्बो जी बोलते हैं, गुरु जी भगवान जी बोलते हैं कि पहले अपने आप को देखो, मतलब फिर दूसरों को करो। तो मुझे ये बिश्नोई जो कम्युनिटी है उनसे प्रोत्साहन मिलता है, तो थैंक यू फॉर दैट आप लोगों को। फिर से अब मैं संजय कश्यप जी को आमंत्रण करना चाहूँगा। संजय जी जो है वो सेंटर फॉर वाटर पीस के फाउंडर है और गेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और संजय जी ने पानी पे संरक्षण पे बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में। तो मैं संजय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो शेयर करेंगे कि किस तरह से हम कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में हमें ध्यान रखना चाहिए, और हम लोग विष्णु जो सेंटर फॉर वाटर पीस है और बिश्नोई कम्युनिटी एक साथ मिल के किस तरह से हम वाटर कंजर्वेशन में काम कर सकते हैं। संजय जी आप। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो खेजरी फाउंडेशन है, ममता जी जिन्होंने मुझको इनवाइट किया, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिनाकी जी जिनके द्वारा ये संभव हुआ, उनको धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सलील जी भाई साहब सामने हमारे महामंत्री हैं, इसलिए उनको भी नमस्कार करता हूँ। साथ में हमारे अन्य अनेक जो पर्यावरण के साथी हैं, विष्णुई समाज के साथी हैं, और गैल का क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए सरकार के रूप में यहाँ प्रतिनिधि परी जी बैठी हैं, मैं उनको भी नमस्ते करता हूँ। और जो मेरे बारे में बताया गया, सेंटर फॉर वाटर पीस हमारा एक एनजीओ है। बेसिकली वो एनजीओ नहीं जो फंड लेता है, हम लोग वो एनजीओ जो अपना पैसा लगा के काम करते हैं। और ख़ास तौर से जो विष्णुई समाज की बात है, तो उनके जो गुरुजी हैं, जो उन्होंने जो पर्यावरण के बारे में जो नियम बताए थे, लगभग उसको उस फॉर्म में तो नहीं, लेकिन उसकी भावनाओं के रूप में समाज को लेकर साथ चलते हैं। 2-3 उदाहरण दूंगा। बहुत आध्यात्मिक तो मैं नहीं हूँ, ना उतनी मुझको समझ है अध्यात्म की, लेकिन जो सीधे सीधे काम किए हैं उसको बताता हूँ और कैसे समाज ने परिवर्तन लाता है। इसके 2-3 उदाहरण। पहला उदाहरण मैं देता हूँ गाजियाबाद, जहाँ से मैं आता हूँ।
गाजियाबाद के बारे में अगर किसी ने सुना हो तो वो जानता है कि गाजियाबाद एक क्राइम की सिटी रहा, और क्राइम के लिए का जो महत्वपूर्ण जो वहाँ होता था वो ज़मीन के लिए होता था, क्योंकि वहाँ की जो एनसीआर में जो गाजियाबाद है, गुड़गांव तो बाद में डेवलप हुआ, पहले गाजियाबाद डेवलप हुआ इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में। तो वहाँ पर हम लोगों ने सन 2008 से लेकर और 2010 तक तालाबों को साइंटिफिक रूप से उसमें रिसर्च करनी चालू की। कई जगह पर हम लोगों ने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उसको लेकर हमने बात करनी चालू की, वहाँ पहुँचे और लिटरली एक जगह जहाँ पर फुटबॉल का मैदान बताया जाता था, खेल का मैदान बताया जाता था, उसको हम लोगों ने इसमें बताने वाली बात यह है कि ये जो मॉडल था, ये मॉडल सरकार और समाज इसको लेकर था। अभी तक होता ये है कि सरकार कुछ योजना लेकर आती है और सरकार कहती है कि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे तो कुछ बात बनेगी। हम लोगों का वो मॉडल उल्टा था। हम लोगों ने कहा कि समाज आपको बताएगा क्या करना है, राज को उसमें सहयोग करना है। यानी कि जो समाज था उसमें पत्रकार भी थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे, उसमें लॉयर्स भी थे, और उन लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। उन लोगों ने काम किया। सैटरडे संडे हम लोग काम करते थे और उसमें नगर निगम अपनी तरफ से एक जेसीबी और एक टिपर उन्होंने हमको दिया था, जिसमें समाज अपना डीजल डलवाता था, हम लोग अपनी जेब से डलवाते थे। लेकिन उसका 2008 से लेकर 2010 तक हम लोगों ने काम किया, और उस जगह पर जहाँ एक एक इंच के लिए खून बहाया जाता था, क्राइम सिटी रूप थी, वहाँ पर 18 तालाब इस राज और समाज के केमिस्ट्री ने डेवलप कर दिए। और वर्ष भर उसमें पानी रहने लगा। समाज के द्वारा, जैसे मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने ज्ञान लिया कि किस तरह से कहाँ से पानी आता है और कहाँ इकट्ठा होता है, और उस प्रकार से 18 तालाब, जिसमें से आज भी लगभग 7-8 तालाब जिंदा हैं, कुछ कारणों से वो तो एक में पहला उदाहरण मैंने ये दिया कि समाज किस तरीके से राज और समाज की केमिस्ट्री बनती है, तो क्या होता है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा शामली का, और उसके बाद सहारनपुर का। शामली में 2016 में हमने काम चालू किया था। से लेकर हमने 1 साल काम किया। साइंटिफिक था बिल्कुल, फाइटोबायोरेमेडिएशन। फाइटोबायोरेमेडिएशन से एक हम लोगों ने वहाँ पर नाला लिया, उस नाले की परमिशन हमने नगर पालिका से ली, और वहाँ पर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो अभी शब्द आया है, हमने तब चालू कर दिया था 2016 में। सिस्टम क्या था? सिस्टम ये था कि हमको नाला मिला, नाले में लगभग 12,000 यानी एक पूरी ग्राम पंचायत का वेस्ट आता था। उसको हमने जो पिस्टिया, एक छोटा सा जल गुलाब जिसे कहते हैं, वो हमने लगाया, और वहाँ पर उस पिस्टिया से वो पानी जो था, वो पानी फिट फॉर एग्रीकल्चर, यानी उसकी पीएच वैल्यू 7.5 7.3 ये आ गई, और उसको लेकर हम लोगों ने किसानों को देना चालू कर दिया। फिक्की ने उसको हमको रनर अप के रूप में अवार्ड किया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने हमको अवार्ड किया, वहाँ के डीएम ने। हुआ ये कि हम लोगों ने वो ना केवल पिस्टिया लगाया, बल्कि वहाँ पर हमने सांप छोड़े और चूहे छोड़े। चूहे को सांप खाता था और सांप को खाती थी वहाँ पर जो आने वाले माइग्रेट बर्ड्स थे। माइग्रेट बर्ड्स वहाँ जब आने लगे तो वो 2 या 3 महीने ज़्यादा रहने लगे, क्योंकि उनको वहाँ पर भोजन मिल रहा था। माइग्रेट बर्ड्स हमें क्यों चाहिए थी? क्योंकि जो पिस्टिया होता है वो 5 उस पर बर्ड्स होते हैं, उसको तोड़ना जरूरी होता है, वो तोड़ने का काम करती थी माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यानी एक सिस्टम को हमने नेचुरल सिस्टम में बदला, और वहाँ पर उसी के आधार पर हमने एक 3 किलोमीटर की जो कैराना आप लोगों ने सुना होगा शामली में, वहाँ पे 3 किलोमीटर की एक बड़ी झील है। वहाँ पर हेपेटाइटिस सी के मामले बहुत आते थे, लेकिन जब हम लोगों ने ये एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर लगा दिया तो वहाँ पर मछली पलने लगी, यानी कि कम्युनिटी, लेकिन उसमें कम्युनिटी हमारे साथ थी। वहाँ बंड बनाना ये सब, तो उन्होंने वहीं के कम्युनिटी को ये फ़ायदा हुआ कि क्योंकि वो पूरा वेस्ट जाता था, वो पानी जो उनके लिए जहर था, वहाँ पर वो मछलियाँ पालने लगे। तीसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, क्योंकि समय मुझे लगता है कि कम है। तीसरा उदाहरण, अभी हम लोगों ने, पिनाकी जी मेरे साथ थे, 2016 से हम लोग सहारनपुर में एक नदी है सहनसरा, साकुम्बरी, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। साकुम्बरी देवी एक मशहूर जगह, पिकनिक स्पॉट है। ये वो जगह है जहाँ हथनी कुंड, जहाँ यमुना जी को रोका जाता है और वहाँ से फिर डाइवर्ट किया जाता है राजस्थान हरियाणा के लिए। एग्जैक्टली वहाँ पर नदियाँ हैं, 22 नदियाँ वहाँ पर हैं। 22 नदियों पर हम लोगों ने हिंडन जो बेसिन है, गंगा जी इधर है, यमुना जी इधर है, बीच में हिंडन बेसिन है, उसमें हमने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और वहाँ का जो पानी है,
अभी तक समाज ने ये कहता आया था कि ये जो हिंडन है ये नाला है, ये मरी हुई नदी है। हम लोगों ने 2016-17 में ये सिद्ध करा जाकर, तो उसमें कुछ IAS ऑफिसर्स भी थे, WRG 2030 का ग्रुप भी था, वर्ल्ड बैंक के लोग भी थे, उन सब लोगों को ले जाकर हमने दिखाया कि नहीं, पानी गंदा हमारा समाज करता है, पानी यहाँ पर अपनी नदियों का है। हम लोगों ने 2016 से ये काम चालू किया, वहाँ पे एफोरेस्टेशन किया, वहाँ पर हमने बंड्स बनाए, छोटे छोटे डैम्स बनाए, ट्रेंचेस बनाई। जो गांव नदियों के किनारे होते थे उसको ZLD किया, 50 गांव हम ZLD कर चुके हैं, एक नगर पालिका बेहट उसको ZLD कर चुके हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि अभी पिनाकी जी और हम लोग गए थे कि अभी सरकार यानी जो वहाँ पर लेबोरेटरीज होती हैं उन्होंने टेस्ट किया पानी, और 22 किलोमीटर की पूरी नदी को उन्होंने डिक्लेयर किया ये पीने लायक पानी है, इट इज़ ए पोर्टेबल वाटर। और ये केवल उन्होंने नहीं कहा, जब सरकार ने ये कहा तो हमने नहीं माना, हमने कहा हम नहीं मानेंगे, समाज जब कहेगा हम मानेंगे। समाज के लोगों ने किया है, समाज इसका उत्सव मनाए। हम लोग वहाँ गए और लिटरली पिनाकी जी ने वो पानी पिया। 3 जगह से जहाँ से नदी निकलती है और जहाँ नदी एक दूसरी नदी में गलती है, वहाँ से सब लोगों ने लिटरली, उसमें IAS ऑफिसर्स भी थे, CDO हमारे साथ थे, प्रेस हमारे साथ थी और काफ़ी लोग हमारे साथ थे, सब लोगों ने पानी पिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तीसरा उदाहरण मैं देकर अपनी बात खत्म करूंगा बहुत जल्दी। वो उदाहरण है बच्चों का। मेरी बेटी बुक बैंक चालू किया था उन्होंने 2015 के आसपास, 14 के आसपास बुक बैंक चालू किया था। बहुत सारी किताबें अदर देन सिलेबस इकट्ठी हो जाती हैं, उन्होंने बुक बैंक चालू किया। धीरे धीरे ये हुआ कि बुक बैंक तो चला नहीं जैसा चलता है आप समझते हैं बच्चों को पढ़ने की, लेकिन उनको लगा, उनको चिड़ियों के घोंसले बनाने का शौक़ हो गया, और वो भी जो जूतों के डब्बे जो बेकार पड़े होते हैं उनसे। सबसे पहले वही हुआ। 2014 में उन्होंने किया। 2014 में जब किया तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको आगे उन्होंने चलाया। 15 में मेरे यहाँ पर जो लगे थे उसमें ब्रीडिंग चालू हो गई, जो और कॉलोनी में लगे थे उसमें ब्रीडिंग चालू हो गई। जब ब्रीडिंग चालू हो गई तो उसी को उन्होंने दूसरी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उसमें वर्कशॉप करने लगे, और वहाँ पर तो ऐसे करके 7 जगह पर उन्होंने ये सब चालू किया। 7 में से 4 जगह पर गौरैया वापस आ गई, यानी जो गौरैया हमारे यहाँ से चली गई थी वो गौरैया 7 में से 5 जगह पर वो गौरैया दिखने लगी, और वहाँ पर उसके प्रोटेक्शन होने लगा। आज उसको जब ये सब स्टोरी बनने लगी, क्योंकि ये सब हो रहा है एक उस जगह पर जहाँ पर कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और मेट्रो स्टेशन। गाँव में होने लगे तो सामान्य बात है, तो वहाँ पर प्रेस ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, कई और लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, थैंक्स टू पिनाकी जी। और अभी जो भूमि ग्लोबल के लोग थे उन्होंने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, और अभी उन्होंने एक इंटरनेशनल प्राइज़ के लिए मेरी बेटी को सिलेक्ट किया है। ये सब समाज के द्वारा, बच्चों के द्वारा इनके लिए हुआ है। मैं अंतिम बात कह कर, क्योंकि मिनट एक ही है, वो ये कि जो जितना भी छोटा काम होता है तो हम 2 हाथ दिए हैं भगवान ने हमको, लेकिन जब बड़ा काम होता है तो हम हाथ से हाथ मिलाते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। तो उस हैंड होल्डिंग के लिए मेरा छोटा प्रयास है, मेरे पास और भी एंगेजमेंट्स हैं, लेकिन आप लोग जो खेजड़ी जो विश्नोई समाज है या ये और फाउंडेशन से पिनाकी जी हैं, बाकी यहाँ सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग बड़े ताकतवर लोग हैं। हम तो यहाँ नहीं रहते, आप लोगों के साथ मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। आप लोग अगर आशीर्वाद देंगे, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। आप लोग मुझसे ले सकते हैं जो मेरे पास है। मैं इसी बात को अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जितनी भी मेरी ताकत है, जितना भी मैंने किया है, जो मैं कर सकता हूँ, सबके लिए मैं समर्पित रहूँगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और जिस तरह से संजय जी ने बोला कि एक तो हमारा जो यूथ और चिल्ड्रन का, बच्चों का एंगेजमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और सुबह भी आज बात हो रही थी कि जो हमारा करिकुलम है, नेशनल करिकुलम है, राष्ट्रीय करिकुलम है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है नई, उसमें हम लोग गुरुजी का किस तरह से वो इंक्लूड कर सकते हैं, और इसी तरह से विभिन्न और भी जो हैं, क्योंकि ये जो है ये ट्रेडिशनल नॉलेज का एक पार्ट है जो कि लुप्त हो गया है, जो कि हम डिस्कस नहीं करते हैं।
साइंटिफिक फ्रेटर्निटी से हूँ, मैं इंजीनियरिंग खुद हूँ, बट मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो आज आप लोग आए हैं उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि आप हमें भी बता जो रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है, उसको आगे भी लेके जाना है। तो संजय जी का योगदान बहुत बहुत आभार संजय जी। अब मैं आमंत्रण करना चाहूँगा श्री R.K. बिश्नोई जी का, जो कि जाम्बानी साहित्य अकादमी से भी जुड़े हुए हैं, और उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि आप हमें दिशा दिखाइए कि किस तरह से जो साहित्य है, जिस तरह से क्रिएटिविटी है, वो कम्युनिटी को किस तरह से उजागर कर सकते हैं और एनवायरमेंटल तरीके से। सर प्लीज़। धन्यवाद पिनाकी जी, धन्यवाद केजरी फाउंडेशन का, सम्मानित मंच, सम्मानित पर्यावरण प्रेमी। मुझे जैसे बताया गया है कि मैंने जामानी साहित्य में पर्यावरण का क्या रोल रहा है या क्या रोल हो सकता है, चूँकि मैं जामानी साहित्य अकादमी का कोषाध्यक्ष हूँ और हम भी जामानी साहित्य का प्रचार प्रसार करके ही पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जामानी साहित्य का शुरू से ही बहुत बड़ा रोल रहा है। जो बिश्नोइयों का पर्यावरण प्रेम है, पर्यावरण पालन है, उसमें सबसे बड़ा रोल जामानी साहित्य का ही रहा है, जो पिछले 300 सालों से हस्तलिखित, मतलब इतना बड़ा समृद्ध साहित्य शायद किसी कम्युनिटी के पास ही होगा। 20,000 पेज का हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित साहित्य है, जो करीब 450 पुस्तकें हैं, 450 पोथियाँ हैं। इवन जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखा गया, उससे पहले भी बिश्नोई साहित्य में रामायण लिखी गई मेहोजी गोदारा द्वारा राम रासो के नाम से। तो बिश्नोई साहित्य, जामानी साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है। गुरु जाम्बोजी बहुत ही दूरदर्शी गुरु थे। उन्होंने जो ये पर्यावरण के नियम है वो धर्म नियमों में शामिल कर दिए, ताकि लोग धर्म के रूप में उनका पालन करें। जैसे आपको मालूम ही है कि 29 नियमों में जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, ये नियमों में है, और ये नियम लिखे गए और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते गए, और अभी भी इन नियमों का प्रचार प्रसार होता है। ऐसे ही गुरु जाम्बोजी ने जो 120 शब्द कहे, उनको भी साहित्य में लिखा गया। लिखने से ही वो आज सुरक्षित हैं, और हम उसको प्रत्येक हवन के ऊपर हम उनका उच्चारण करते हैं, उनकी टीका करते हैं, व्याख्या करते हैं, उनका पालन करते हैं। ऐसे ही जो ये खेजड़ली बलिदान की बात आती है, तो खेजड़ली बलिदान के जो उस समय के साक्षी थे, कवि गोकुल जी बनियाल थे, तो वो उस समय मौजूद थे, और उन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा, और उन्होंने इस घटना को खेजड़ली की साखी में लिखा, वर्णित किया। अगर ये साखी हमारे पास में नहीं होती तो शायद हमें आज पता भी नहीं होता कि हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है। उन्होंने आंखों देखा हाल इस साखी में लिखा, उसमें बड़ा साफ लिखा, गिनती भी लिखी कि 363 बिश्नोइयों ने अपना सिर सौंप दिया था। जो ये शब्द लिखा हुआ है कि सिर सांठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, ये भी लिखित में आने से, बार बार साहित्य में आने से लोगों को याद रहा और इसका प्रचार हुआ। जाम्बोजी के बाद में वीलो जी ने भी अपने साहित्य में इन चीज़ों का बार बार लिखा। उन्होंने कहा कि जांडी हिरण संघार देख सिर सौंपिए, मतलब अगर आप कहीं भी खेजड़ी का अगर कोई काट रहा हो या हिरण कोई मार रहा हो, तो उसके बदले में अपना सिर दे दीजिए। और ये परंपरा चलती रही, आगे से आगे कवियों ने इसको अपनी रचनाओं में लिखते रहे। और जो ये खेजड़ली बलिदान पे खेजड़ी की बेटी नाम से नाटक होता है, ये भी एक साहित्य का हिस्सा है। ये इसमें लिखा हुआ है, तभी उसका मंचन होता है। और ऐसे करते करते साहित्य के द्वारा ही आज ये पर्यावरण प्रेम और हमारी जो गौरवशाली गाथाएं हैं वो जिंदा हैं। जब अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार शुरू करने की बात आई राजस्थान के अंदर,
तो सरकार ने पूछा कि इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है। तो ये जो गोकुल जी की साखी है ये प्रमाण के रूप में सामने आई, और जब इसको आधार मान के जब खोजा गया, जो बैलाना के बाढ़ थे, भाई बाढ़ थे, जो हमारा इतिहास लिखते थे, उसके अंदर ये 363 शहीदों का नाम बाकायदा उनकी जाति के गोत्र के साथ, पिताजी के नाम के साथ, गांव के साथ वहाँ पे दर्ज पाया। इसी वजह से प्रमाण के रूप में सरकार ने इसको माना। इससे पहले भी बलिदान हुए कर्मा गोरा का, जैसे बताया गया था। तो ये साहित्य बहुत ही ज़रूरी है। इस साहित्य के द्वारा भी हम अपना ये जो पर्यावरण प्रेम है ये हम और प्रचार कर सकते हैं। और जामवाणी साहित्य अकादमी भी ऐसी संगोष्ठियाँ हर बार यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करवाती है, ताकि यूनिवर्सिटी के लोगों को, छात्रों को, शोधार्थियों को पता लगे कि बिश्नोई पंथ के क्या सिद्धांत हैं, जामो जी की क्या शिक्षाएँ हैं और बिश्नोई समाज का क्या योगदान है। तो मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा कि बिश्नोई साहित्य जो जामवाणी साहित्य है उसको आप पढ़ें, उसका प्रचार करें, उसको भेंट में दें, ताकि ये आगे से आगे प्रचार होता रहेगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं समय की मर्यादा को देखते हुए यहीं विश्राम देता हूँ। एक लास्ट में मैं ये टाइम फॉर एक्शन की बात कहना चाहूँगा। तो जामो जी ने बड़ी सटीक लाइन इसके लिए कही है कि पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए। अगर आपने पर्यावरण की रक्षा करनी है तो आपने खुद से शुरू करना है, आपने अपने घर से शुरू करना है। भाषणों से कुछ नहीं होगा, सम्मेलनों से कुछ नहीं होगा। तो हर बिश्नोई का, मैं तो कहता हूँ हर पर्यावरण प्रेमी का ये कर्तव्य बनता है कि उसका घर, उसका खेत, उसका ऑफिस हरा भरा हो, दूसरे लोगों को देख के प्रेरणा मिले कि वाकई ये पर्यावरण प्रेमी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर के बिश्नोई जी। मेरे ख्याल से जो लिटरेचर में इम्पोर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट का, वो बहुत ज़्यादा है, वो हम इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे उतना। तो मेरा ये भी आग्रह है कि किस तरह से हम कविता के थ्रू, हमारे जो सरमन्स होते हैं हमारे, वो सब के थ्रू हम एनवायरनमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम काम करने में आगे सोचें। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा श्री विनोद जी का। विनोद जी जो है एक एनवायरमेंटल स्टीवर्ड जो है वो है, और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप हमें आपके वाणी से बताएं कि किस तरह से आप एज ए स्टीवर्ड, जैसे कहते हैं एक कर्मठ, कर्तव्यपूर्ण, और वो जो हम बोलते हैं एक सैनिक की तरह हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू पिनाकी जी। सभी को नमस्कार। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जैसा कि पिनाकी जी ने बताया कि एक सैनिक की तरह हम लोगों ने काम किया है। हमारी एक टीम, मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ, और हरियाणा में जैसे अपने पूर्व में जो वक्ता थे उन्होंने बताया था कि जो टोपोग्राफी यानी लैंडस्केप है पंजाब का और राजस्थान का, तो हरियाणा जो है वो राजस्थान के बॉर्डर पे जो 4 गांव हमारे बिश्नोइयों के, वो हरियाणा के और राजस्थान के बॉर्डर पे है, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार और सरसा। तो वहाँ की जो लैंडस्केप है वो पंजाब की टाइप की भी है और राजस्थान टाइप की भी है, यानी टिब्बे भी है और समतल भूमि भी है, सिंचाई भी होती है और अनइरिगेटेड एरिया भी है। तो इन सालों में 10-20 सालों में वहाँ जो इरिगेशन के मेथड है वो बढ़े हैं, जो नहरें आई है उनके कारण या पाइपलाइन डली है उनके कारण जो वाइल्ड लाइफ का एरिया है वो कम हुआ है। और वाइल्ड लाइफ के मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एरिया अपने लिए वेस्ट है, वेस्ट यानी कि जो अपने काम का नहीं होता, वो वाइल्ड लाइफ के लिए बेस्ट होता है, वो वहीं अपने आप को अडोप्ट करते हैं। तो मेरा जो गांव है बड़ोपल गांव है, और मैं 2005 में कादिलेडी गांव जो एक ब्लैक बक हैबिटेट से होकर निकलता है रास्ता, वहाँ मैं टीचर लगा था। मेरे साथ सतपाल भादू जी आए हुए हैं और इनका वो गांव है। तो मैंने पहली बार इतने सारे हिरण वहाँ रास्ते में देखता था, हर रोज़ बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जो हमें वाइल्ड लाइफ, जो हमारी रुचि तो एज ए बिश्नोई थी, लेकिन जो हमें शुरू में मिला वो बड़ा चैलेंज मिला एक हमें बड़ा। वो गुरु महाराज ने हमारी ड्यूटी ऐसी दे दी हमें, एक शुरू में ही बहुत बड़ा चैलेंज दिया कि वो जो हैबिटेट है उसको न्यूक्लियर पावर वालों ने टाउनशिप के लिए एक्वायर कर लिया।
तो उस हैबिटेट को जब उन्होंने एक्वायर किया तो हमारे दिमाग में आई कि ये ब्लैक बक्स है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसके दोनों साइड वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी, सेम की समस्या थी। तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। 2012 में वो लैंड एक्वायर हुई थी। उस एक्वायर होने के बाद उन्होंने अपनी जो वहाँ फेंसिंग वगैरह शुरू करी, उसका हमने बार बार ज्ञापन दिए, विरोध किया, और 2013 में जुलाई में वहाँ पर फेंसिंग करी उन्होंने। उस फेंसिंग की वजह से 7 हिरण मरे थे एक हफ्ते में, डेली 1-2 करके। तो हमने एनजीटी में चैलेंज किया, एनजीटी से सटे आई। सटे आने के बाद हमारा थोड़ा और हौसला बढ़ा, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक टीम आई थी। उस टीम से हम मिले, उनको कन्विंस किया कि आप अच्छी रिपोर्ट दें। वो आए थे कंप्रिहेंसिव कंजर्वेशन प्लान बनाने के लिए, यानी वन्य जीवों की, यानी शेड्यूल 1 के जो जानवर हैं उनकी संरक्षण योजना बनाने के लिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी वो इतनी अच्छी दी कि हम सारे खुश हुए थे कि उन्होंने उस एरिया को रिजर्व रिकमेंड कर दिया कि जहाँ टाउनशिप बननी है वो टाउनशिप वहाँ से हटाई जाए और इस एरिया को रिजर्व किया जाए। एनजीटी में हमने वो रिपोर्ट पेश की। एनजीटी ने फिर मिनिस्ट्री को आदेश दिए कि इन लोगों की आप इस प्लांट को मंजूरी देने के लिए जो मीटिंग कॉल करो उसमें इनकी सुनवाई करो। उसमें हमने रिपोर्ट पेश करी अगली मीटिंग में। और न्यूक्लियर प्लांट की जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस इशू हुई थी उसमें स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी गई कि आप वाइल्ड लाइफ एंगल से पहले क्लियरेंस लोगे और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन प्लान बनेगा, और प्लान अगर ये कहता है कॉलोनी वानी हो सकती तो आप हटाओगे। तो करते करते वो उन्होंने उन चीज़ों को वायलेट करते हुए अपने काम शुरू किए। तो हमने दोबारा एनजीटी में अपील डाली थी 2014 में, 2018 तक वो चली। उस जब अपील डिसमिस हुई थी उसमें कुछ चीज़ें हमारे फेवर की थी, कुछ उनके फेवर की थी। तो 2 साल का टाइम हम इस इंतज़ार में रहे कि वो कुछ पॉजिटिव करेंगे वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन उन्होंने 2 साल बाद ये जो उनके पक्ष में लाइन थी या वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट थी उसको उठा लिया। उसको हटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो उन्होंने 2014 में जो प्लांट साइट है न्यूक्लियर प्लांट की, उस पर काम करने के लिए एनओसी ले ली थी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से। वो एनओसी मिनिस्ट्री को लिख के भेज दिया कि मैं वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल गई। वो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करी 2016 में करी थी, वो 2018 में वो हमारी उन्होंने लिख के दे दिया कि वहाँ पर कोई काम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे कोई भी, तो वो डिसमिस हो गई थी। लेकिन जब 2020 में उन्होंने दोबारा ये कहा कि वहाँ पर दोबारा प्लान लेआउट प्लान बना रहे हैं कॉलोनी का, तो हमने कंटेम्प्ट केस लगाया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जो सितंबर 2021 में उसका ऑर्डर आया, और उसमें इन्होंने ये एडमिट कर लिया कोर्ट में कि ये ब्लैक बैक सेंचुरी है, हम वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। तो काफ़ी लंबी लड़ाई कोर्ट में चली, और उसका रिजल्ट ये आया कि आपको अगर टाइम मिलेगा तो 30 सेकंड की एक वीडियो है जो अभी 1 महीने पहले फिल्म आई थी। उस साइट पर अभी ब्लैक बक्स खूब मौज कर रहे हैं और बहुत शानदार हैबिटेट है। और वो जो 7 हिरण मरे थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लोगों ने ये कहा कि चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि 1 मिनट प्लीज़, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट को डील करता है पीएम ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, और उसको कोई भी पिलर भी हटाना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन जब गुरु महाराज ने में आशीर्वाद दिया, शक्ति दी, जो लोगों का हमारा बढ़िया समूह था, हमने बार बार प्रयास किए, तो वो कॉलोनी भी हटी। और वो जो 7 हिरण मरे थे फेंसिंग की वजह से, हमने ये कहा भी एक हिरण इनकी लापरवाही की वजह से मरे, इनको इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो लोगों ने कहा भी ये कुत्तों ने मारे हैं। तो हमने कहा भी ऑब्स्टेकल तो इन्होंने क्रिएट किया था ना, बाधा खड़ी करी थी, जाली लगाई थी, तो वो माने नहीं और कंप्लेंट करी, लीगल नोटिस दिया। 1.25 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ 8 अधिकारियों पर। जो पहली बार भारत का सबसे बड़ा ये केस है कि 2 IAS अधिकारी और 2 IFS अधिकारी, जो हरियाणा की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थी, DC था, SDM था, उनको मिलाकर कुल 8 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है। तो हमने किसी भी मतलब हर प्रकार से उनको घेर के, हमारा उद्देश्य ये था कि वो हैबिटेट हम सिक्योर करें। हमारे इलाके में कुछ रिजर्वायर फेंसिंग थी जिससे जानवर कटते थे, खेतों में लोग किसान यूज़ करते थे। तो हमारे 3-4 जिलों में बार बार DC से धारा 144 लगाकर और सारी प्रतिबंध करवाई। एम्बुलेंस और रेस्क्यू सेंटर हमारा चल रहा है। कैटल फेयर का मामला था, मेनका गांधी जी भी हमारे वहाँ आई थी। उनका ये कहना था कि जो ये स्मगलिंग करते हैं, पशुओं की ओवरलोड करते हैं, आप उन ट्रक्स को पकड़वाओ। तो हमने समस्या के रूट में गए कि वो ट्रक लदे कहाँ जाते हैं, जो पशु मंडियाँ लगती है हरियाणा में, उन पर फोकस किया। वो एक बार बंद करवाई, फिर उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से नया कानून बनवाया, लाइफ स्टॉक मार्केट रूल 2017 में पब्लिश हुआ था, और उसी के हिसाब से स्टेट की पॉलिसी बनवाई। तो अब हरियाणा में उस पॉलिसी के हिसाब से कैटल फेयर लग रहे हैं। 3 कम्युनिटी रिजर्व, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य था कि अगर वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो जो जीव रक्षा शब्द है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि वाइल्ड लाइफ जहाँ भी घायल हो जाए वहाँ हम उसको रेस्क्यू करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के मामले में अगर आप रेस्क्यू करोगे तो 2-4% चांस होते हैं कि वो बचें, अदरवाइज वो सदमे से यानी पकड़ने से कैप्चर मायोपिया के कारण वो मर जाते हैं। तो हमने उनका हैबिटेट बचाने के प्रयास की।
और 2-3 सालों की मेहनत के बाद फतेहाबाद ज़िले में हमारे एक जो फतेहाबाद ज़िला वहाँ पर कोई रिजर्व एरिया नहीं था, 3 एरिया नोटिफाइड हुए थे। एक गुरु गोरखनाथ कम्युनिटी रिजर्व काजलेडी गांव में कच्छुओं के लिए है, एक धांगड़ गांव में काले हिरणों के लिए अमृता देवी के नाम से है, और एक गुरु जम्बेश्वर के नाम से ढाणी माजरा में मोरों के लिए। तो 3 एरिया हमने रिजर्व नोटिफाई करवाए और 2 और के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। हरियाणा में हमने एक, क्योंकि टाइम कम है मैं जल्दी में इसको आपको बता रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, कि हरियाणा सरकार से ऑर्डर करवाया कि जिस पेड़ पर घोंसला होगा पक्षी का, पेड़ तो कोई भी ना कटे, लेकिन जो डेवलपमेंट के नाम पर रोडों पर जो कट रहे हैं वो अगर काटे जाएं भविष्य में कभी भी, जिस पेड़ पर पक्षी का घोंसला होगा उस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। ये ऑर्डर भी करवाया था। तो थोड़ा मैं इस, क्योंकि एक उचित माध्यम में मानता हूँ, ये जो मैंने जो टाउनशिप का मामला बताया था वो लास्ट पॉइंट उसमें ये अटका हुआ है कि कोई भी एरिया रिजर्व तब होता है जब वो स्टेट गवर्नमेंट के नाम हो, यानी उसका जो टाइटल है ज़मीन का। अभी न्यूक्लियर वाले, क्योंकि उन्होंने किसानों से एक्वायर करी थी 65 करोड़ रुपए में 65 में, तो वो लैंड स्टेट गवर्नमेंट के नाम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पेमेंट नहीं करी सेंट्रल गवर्नमेंट को या न्यूक्लियर को। तो हमारे माननीय विधायक जी है, सलील जी बिश्नोई जी है और बिहारी लाल जी है, आपसे ये निवेदन है कि क्योंकि कोर्टों में 10 साल से ऊपर हो गए और आउटपुट वहाँ से भी आ सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हमें शो करेंगे, जो हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनसे अगर मीटिंग हो, एक कलम उनका काम है, क्योंकि प्लांट 23,000 करोड़ का है और कुल 65 करोड़ का मामला है। आपकी जेब में अगर 23,000 रुपये और आपसे कोई 65 रुपये मांगे तो आप तुरंत दे दोगे, तो सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। वो एक बहुत शानदार जगह वहाँ पर रिजर्व हो सकती है। आप सभी ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष तौर पर खेजड़ी फाउंडेशन जिन्होंने ये उचित मंच प्रदान किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू विनोद जी। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए श्री आरपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पे आए और वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा हमें उजागर करें कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। उपस्थित मंच, माननीय संतगण और सभी आदरणीय उपस्थित लोग, सभी को गुरु महाराज की तरफ से आदेश मानते हुए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस खेजड़ी फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने विश्नोई समाज से कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जो कुछ करने में सक्षम है। ये गैदरिंग छोटी है, बहुत बड़ा कोई मेला या कोई ऐसे बहुत लोग इकट्ठा नहीं हैं कि जिसको कोई संबोधित करके या कोई नेतृत्व करे। ये सभी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, समाज के सक्षम लोग हैं जो समाज को दिशा दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब समाज के जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, इन सबको जोड़ के और इन सब की जो व्यक्तिगत जो इनके अंदर गुण हैं या इनकी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, उनके द्वारा हम समाज को एक ऐसी दिशा दें ताकि हमारा समाज जिस काम के लिए जाना जाता है, पर्यावरण, उस काम को, उस मुकाम को और उस बात को विश्व में हासिल कर सके और ऐसी जगह पहुँचे जहाँ लोग समझें कि हम अगर विश्नोई हैं तो दुनिया में लोग जाने के हैं कि विश्नोई जा रहा है। विश्नोई होना एक बहुत बड़ी बात है, मेरी रग रग में ये चीज़ है। एंड पर्यावरण हमारी धमनियों में बहता है। हम अगर कुछ काम करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये परिलक्षित होता है हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य से, हमारी सोच से कि ये व्यक्ति पर्यावरण के प्रति समर्पित है। हम अगर कहीं जा रहे होंगे तो ध्यान रखेंगे कोई किस जानवर कोई मर ना जाए या उसको कैसे बचा लें, कोई पड़ा हो, कोई पेड़ होगा उसको कटने नहीं देंगे। मुझे एक उदाहरण याद आ गया अपने पिताजी का। हमारे घर में एक अशोक का पेड़ लगा हुआ था, तो वो अशोक का पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया। हमारे जो भाई थे उन्होंने कहा भाई इसको बनवाना है हमें, इसको इस पेड़ को कटवा दो। हमारे पिताजी ने कहा कि देखो छत काट दो, बीच में से पेड़ नहीं कटेगा। वही हुआ, छत काट दी, पेड़ नहीं कटा, छत पेड़ के ऊपर निकल गया और उसने नीचे का सारा फर्श खराब कर दिया। तब भी उन्होंने वो कहा इस पेड़ को नहीं कटेंगे, चाहिए घर गिर जाए यहाँ पे। तो ऐसी एक सोच जो विश्नोई के अंदर है, जो हमारे अंदर है, वो सोच कोई सामान्य नहीं है। ये संसार के अंदर एक ऐसी सोच है जो बहुत ही विलक्षण है,
जब मैं अपने आप को विश्नोई कहता हूँ, जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है कि हम ऐसे समाज से हैं जो इस विश्व की रक्षा करेगा भविष्य में। आज नहीं, आज हो सकता है हमको इसकी कम कीमत महसूस होती हो, लेकिन कल को ये समाज विश्व की रक्षा करने में सबसे आगे दिखाई देगा। हमें इस पर गर्व होना चाहिए अपने विश्नोई समाज के ऊपर। और गुरु महाराज ने जो हमको हमारे नियमों में दिखाया है, क्या दिखाया उन्होंने? सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, आप सारे नियम पढ़ लीजिए, मैंने पढ़े हैं, आपने सबने पढ़े होंगे। तो ये सादा जीवन क्या है? आज जो हम समाज से लेते हैं, जो हम दुनिया से लेते हैं, देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े लोग, ये हॉल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब प्रगति है। प्रगति नहीं है, प्रगति के साथ विनाश जुड़ा हुआ है। एक सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि हम उतना ग्रहण करें इस प्रकृति से, उतना ग्रहण करें जितनी हमारी आवश्यकता हो। जब हम आवश्यकता से अधिक कुछ ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा होता है जो समाज के नियमों के विरुद्ध है। और विष्णु वही करते हैं। विष्णु समाज से उतना ही लेते हैं, इस संसार से उतना ही लेते हैं जितना उनकी आवश्यकता होती है। क्योंकि हम अगर, मेरे पास अगर पहले गांव में रहते थे, दो शर्ट है, अगर मैं 4 शर्ट पहन लूँ, अगर मैं 10 शर्ट पहनूंगा, 100 शर्ट पहनूंगा, तो उन 100 शर्ट के लिए कम से कम 10 फैक्ट्री भी लगेंगी। हर आदमी की इच्छा होती है, उसके लिए 10 फैक्ट्री लगेंगी। 10 फैक्ट्री के लिए दुनिया भर में पता नहीं कितने लोग कंसल्टेंट आएंगे, ज़मीनें होंगी, पेड़ कटेंगे, उनके पीछे क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही होंगी, कितनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितना विनाश हो रहा होगा प्रकृति का, इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए हम उतनी ही चीज़ों को ग्रहण करें और सामान्य जीवन को जिएं। वो जीवन सर्वश्रेष्ठ है जो गुरु महाराज ने हमको दिखाया। गुरु महाराज ने हमको बताया कारण क्रिया सारू, कारण क्रिया सारू। न्यूटन लिख गए थे बहुत पहले, न्यूटन ने बाद में बताया, हमारे गुरु महाराज ने पहले बता दिया कि बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती। अगर विनाश है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, हमने किया होगा, कुछ ना कुछ हमने ऐसा किया होगा जिसके प्रकृति का विनाश हुआ है। तो उस विनाश को बचाने के लिए हमें अपने विष्णुई धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। और विष्णुई जिस तरीके से सोचते हैं, दैट इज़ ए मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक शब्द है जिसका आप लोगों ने सुना, आजकल काफ़ी लोग कहते हैं मैनिफेस्ट। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये सब प्रकृति में जाता है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, कभी नष्ट नहीं होता। हमारे शब्द हैं वो ऊर्जा हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। हम अगर इस बारे में सोचते हैं तो ये ऊर्जा सारे संसार में जाती है और इस सारे संसार में जाके एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो प्रकृति के, पर्यावरण के प्रति लोगों को वाइब्रेट कर देती है, लोगों को उसके प्रति सचेत कर देती है। और ऐसी जो पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा जो मैनिफेस्टेशन है, वो हर विष्णु के अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, जो एलीट लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जो एलीट का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो लोग कोई विशिष्ट हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी विशिष्ट योग्यता है कि वो इस समाज को दिशा दे सकते हैं। तो वो सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएं और सब लोग कांटेक्ट में रहें। मैं चाहता हूँ इसके बाद जो दूसरा कभी सम्मेलन हो इस खिचड़ी फाउंडेशन का, उसमें और भी लोग आएँ, तब हमारे पास कुछ उपलब्धियाँ हों। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने काफ़ी मोटिवेशन दिया है और हम आशा करते हैं कि उस मोटिवेशन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो उनको शायद पल्लवी को भी निकलना है और उनको तो पल्लवी का जन्मदिन भी है, तो हैप्पी बर्थडे पल्लवी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए ग्रेट कलीग। तो अब मैं माननीय श्री शिवराज बिश्नोई जी को आमंत्रण करना चाहूँगा इस मंच पे। शिवराज जी जो है वो स्पोक्सपर्सन है अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के, और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप हमें एनलाइटमेंट कीजिए कि किस तरह से हम यूथ को, किस तरह से हम समाज को इस जो गुरुजी का आशीर्वाद है उनको आगे हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। आदरणीय गुरुजी सच्चिदानंद जी के चरणों में वंदन। खेजड़ी फाउंडेशन के बहन ममता जी, पल्लवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। सम्मानित सभी पर्यावरणविद,
मैं मेरी बात को जैसे कि गुप्ता जी ने बताया है, मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा, जो कि विश्नोई समाज का एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ पर काम करने वाला सबसे पुराना संगठन है, और वो संगठन इतनी ऊंचाई तक है कि उसकी गाज आज पूरे विश्व में है। इस संगठन के अगर मेंबर्स माने, सदस्यता माने, तो लगभग 30 लाख हैं। प्रत्येक विश्नोई इस संगठन का सदस्य है, क्योंकि ये समाज का सबसे पुराना संगठन। इस संगठन के संस्थापक संत कुमार जी राहड़ थे, जो प्रधानमंत्री पुरस्कार से पुरस्कृत थे, और उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से इस समाज को एक बहुत अच्छी दिशा दी। 1978 में ये संगठन खड़ा हुआ। इसका मुख्यालय पंजाब हाबोर में है। और आप खेजड़ली का, जो खेजड़ली फाउंडेशन का नाम, या 363 खेजड़ली शहीदों का जो आप नाम ले रहे हैं, ये 1977 में रजिस्ट्रेशन के बाद श्री संत कुमार जी राहड़ ने अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के बैनर तले इस मेले के शुभारंभ करवाया, मेले का आगाज करवाया, जो खेजड़ली मेला आज भरा जाता है। इस मेले के अंदर जो शहीद स्मारक बना हुआ है, उस स्मारक पर आज भी परंपरा है, जब तक अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा का राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी जब तक मिलकर उसका ध्वजारोहण नहीं करेंगे, तब तक मेले का शुभारंभ नहीं होगा। उस परंपरा से हमारे RK साहब है, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विनोद जी है, वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमरचंद जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। इस प्रांगण में कम से कम 2 दर्जन 1.5 दर्जन के आसपास, राधे श्याम है, 1.5 दर्जन ऐसे पदाधिकारी हैं जो उन संस्कारों से, जीव रक्षा के इस प्लेटफॉर्म से तैयार होकर देश विदेशों में विश्नोई समाज की ख्याति और पर्यावरण का संदेश, गुरु जम्बेश्वर भगवान का संदेश है, वो जन जन तक पहुंचा रहे। मैं उस संगठन में लंबे समय से, जिले के उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश संगठन मंत्री, 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा, प्रदेश राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहा, आज मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से मैं इस संगठन में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। हमने चाहे बड़ोपल का कार्यक्रम हो, उसमें भी मेरी उपस्थिति है, और अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के बैनर तले विनोद जी ने इस पूरे केस को लड़ा है। विनोद जी ने कहा है कि बड़े संगठन का हमें सपोर्ट चाहिए। जिस संगठन ने भी, जैसे आज बहन ममता जी ने कहा है कि हमारी सभा का क्या रोल, हमारा संगठन जो तैयार हुआ है उसमें क्या आप सहयोग दे सकते हो, हमारा दिल खुला है। और हम चाहते हैं कि विश्नोई नहीं, अदर कम्युनिटी से भी बहुत से लोग हैं जो विश्नोइयों पर रिसर्च कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी हम दिल खोल के उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करते आ रहे हैं। हमारे खम्मू राम जी हैं, राधे श्याम है, विनोद जी हैं, RK साहब है, अभिषेक है, ये हमारे पर्यावरण के कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। मैंने अलग अलग जगह संघर्ष किया है। मैं सबसे ज़्यादा, राजस्थान है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और शिकार की घटना बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब। शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए जो शिकार करने वाली प्रजातियां हैं, जैसे बावरी जाति है, वो हिरणों का भी शिकार करती है, मोरों का भी शिकार करती है, खरगोश का भी, वाइल्ड लाइफ में जैसे गोडाउन है, सभी का शिकार होता है। और शिकार का विरोध करने के लिए, चाहे वो अरब के शेख हो, अगर वो जैसलमेर आकर गोडाउन का शिकार करते हुए पाए गए, राजा महाराजाओं ने उनको बुलाया तो उनका विरोध करने वाले सबसे पहले विश्नोई थे। और हिरणों के शिकार की घटना में 2004 से, आपको इस बार मैं पूरा मेरे डॉक्यूमेंट नहीं लाया हूं, हो सकता है मेरे 2 या 3 घंटे की वीडियो विजुअल हो, जिसमें नेशनल चैनलों के टीवी की खबरें हों, जिनमें शिकारों को हमने मौके पर जाके पकड़ा है, और नेशनल चैनलों ने उसको जबरदस्ती एक प्रचार प्रसार के माध्यम से आज ऐसी अवेयरनेस फैल चुकी है कि कोई भी पॉलिटिशियन पहले थानों में फोन करके शिकारी को छुड़वा देते थे। आज ये हिम्मत किसी की नहीं है कि राजस्थान में कोई भी MLA, MP, मंत्री किसी शिकार के मामले में कोई एक भी शब्द बोल के किसी पुलिस अफसर को दबा सके। ये माहौल खड़ा किया हमने। एनवायरमेंट पर हमने जैव विविधता को संरक्षण के लिए, अभी मैं रिसेंटली, जो भी मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को पता है कि जब से सोलर नीति आई, इस नीति के अंदर विदाउट एनी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के, हम कहते हैं ये ग्रीन एनर्जी, और हमें कहते हैं कि इसको बढ़ावा देना चाहिए, परंतु जिस जगह कोई नुकसान हो रहा हो, उस नुकसान का आकलन करने वाले विभाग
कम से कम हमारे वन विभाग और इस क्षेत्र में वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए कम से कम 50 विभाग बने हुए, अलग अलग विभाग बने हुए, परंतु किसी ने भी उनकी चिंता नहीं की। आप सोचिए, एक एग्जाम्पल देता हूं, उसमें सारी चीजें समाहित हो जाएगी कि 500 या 5000 बीघा जमीन का क्षेत्रफल एक्वायर करता है सोलर कंपनी। उसके तरह जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको सबको बाउंड्री के द्वारा कवर करता है। सबसे पहले कवर करने के बाद में नेचुरल हैबिटेट है, कोई भी जानवर है, रेप्टाइल है या बर्ड्स है, वो अपना नेचुरल हैबिटेट नहीं छोड़ना चाहेगा किसी भी सूरत में एंड डेथ तक। तो उनको वो बाउंड्री पैक इसलिए करते हैं कि अंदर वो मरे, उनको मारा जाए या शिकारी कुत्ते लगाया जाए या उनका शिकार कर लिया जाए, कोई बाहर से देखे नहीं। अंदर की जो लेबर है वो बाहर की लेबर है, उनको कुछ भाषा भी समझ में नहीं आती, ना उन पे वाइल्ड लाइफ के चेतावनी बोर्ड लगाए हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने ऐसे क्षेत्र में संरक्षित जितने भी वन्य जीव थे उन सब जीवों को खत्म कर दिया। हमने बार बार गवर्नमेंट से कहा कि इस टाइप के हमारे जानवर है इसके अंदर फंसे हुए, तो हमने फड़ौदी के अंदर जिला कलेक्टर सहित सारे प्रशासनिक अधिकारियों को लाकर मौके पर हिरणों को दिखाया और उसके अंदर पैक थे। सर्कुलर निकला कि अगर पैक है तो उनके विरुद्ध वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। वन विभाग ने कुछ नहीं करवाया। फिर हमने हमारे सोर्स से प्रमाण देते हुए, क्योंकि वन विभाग को प्रमाण भी देने पड़ते हैं, वो भी विश्नोइयों को देने पड़ते हैं कि ये विभाग विश्नोई चला रहे, तो उसके ऊपर हमने नेचुरल हैबिटेट में और हिरणों को कैद करने के मामले में 3 मुकदमे ऐसे कंपनियों, सोलर कंपनियों पर दर्ज करवाए। जैसे ही हमने मुकदमे दर्ज करवाए, उन्होंने जितने भी जानवर थे उन जानवरों की सुरक्षा के लिए गार्ड लगा दिए, पूरे सारे कॉरिडोर खोल दिए, तारबंदी खोल दी और उन हिरणों को बाहर निकालने लगे। और गर्मी का टाइम था, जब पैक कर दिए तो अंदर पानी नहीं मिल रहा था, तो पानी के लिए उन्होंने वाटर पॉइंट बना दिए, उनकी फोटो खींच के हमें डेली भेज रहे हैं, रिपोर्टिंग डेली कर रहे हैं, चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए और यहां तक ये कह दिया कि भी कोई भी हम पेड़ काटेंगे या कोई भी जानवर अगर इसमें कैद हो जाता है तो मानव एम्बुलेंस, वाइल्ड लाइफ की एम्बुलेंस या वेटनरी एम्बुलेंस नहीं, आदमियों की एम्बुलेंस में उन जानवरों को हॉस्पिटलों तक पहुंचाने का काम भी वही कर रहे हैं। वो काम क्यों हुआ कि हम लोगों ने इसका पीछा किया। हमने 4 मुकदमे दर्ज करवाए। उन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए जो एक जाली को हंटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में लिया है और उनको कैद करने के मामले में वन अधिनियम के अंदर प्रावधान है। अपने प्रावधान ठीक है, पर उन प्रावधानों के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं होता और एक्शन नहीं होने की वजह से शिकार की घटना इतनी भारी हो गई है जिसमें आप ये मानोगे नहीं कि टाइगर और गोडाउन और चिंकारा और ब्लैक बक ये सभी वन्य जीव की श्रेणी फर्स्ट के जानवर है, परंतु केवल गोडाउन को, टाइगर 2 को ही अनुदान मिलता है, बाकियों को अनुदान नहीं मिलता। जैसे मंत्री जी सुबह बता रहे थे, ताल छापर की घटना है। ताल छापर के अंदर हम पिछले 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि वो गुरु जम्बेश्वर भगवान का ननियाल है, माता हंसा देवी का पियर है ताल छापर, और वहाँ हिरणों के रहने के पीछे रीजन गुरु जम्बेश्वर भगवान की और विष्णुइयों की बड़ी आस्था है। वहाँ पे क्या है कि क्षेत्र कम पड़ गया, हिरणों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे एक नेचुरल चीज़ यह है कि पानी नीचे खारा है, ग्राउंड वाटर नहीं है, परंतु गोपालपुरा की पहाड़ियों से जो पानी आता है ऊपर से, वो पानी पूरे तालाब के अंदर पीने के लिए तालाब भर जाते हैं और वहाँ एक मोथिया नाम की घास होती है, उस घास में बहुत अच्छी पौष्टिकता होती है, वो हिरण बचते हैं। हमने क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कहा। दुर्भाग्य वन विभाग का ये रहा कि इको सेंसिटिव जोन होता है। इको सेंसिटिव जोन उसको कहते हैं कि अगर आपका हिरण जब आपके खाने पीने का आइटम खत्म हो जाता है, वो कितनी दूर विचरण कर सकता है, वो 10 किलोमीटर। इको सेंसिटिव जोन 0 से लेके 10 किलोमीटर था उसका। वन विभाग ने मिलकर खनन माफियाओं के साथ मिलकर उस इको सेंसिटिव जोन को गलत रिपोर्ट भिजवा के भारत सरकार से नोटिफिकेशन भिजवा दिया और उसको इको सेंसिटिव जोन कर दिया 0 किलोमीटर। इससे उस हिरणों के ऊपर खतरा मंडरा गया, ऊपर से आने वाला पानी को अवरुद्ध कर दिया क्योंकि वहां खनन क्षेत्र पैदा हो गया। तो मैं भास्कर को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि भास्कर ने हमारी खबर को उजागर किया और हाई कोर्ट से हमें स्टे मिला। आज इको सेंसिटिव जोन के लिए ताल छापर में स्टे मिला हुआ है और वन्य जीव देहरादून की संस्था के द्वारा सर्वे करवाकर वापस इको सेंसिटिव जोन को वापस रेगुलाइज करने के लिए वापस हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लताड़ लगाई है। ऐसे बहुत से कारण हैं। वन विभाग है वो रियल में, हमारे पत्रकार भाई साहब कह रहे थे कि ये अगर वन विभाग नहीं हो तो ना तो पेड़ों की कटाई होगी
और ना ही वन्य जीवों का शिकार होगा। वन विभाग ने बड़ी नेग्लिजेंसी पैदा की है। हम चाहते हैं कि वन विभाग हमारे साथ समन्वय बना के रखे। हम अवैतनिक कर्मचारी है, 30 लाख अवैतनिक कर्मचारी है हम। अगर हमारा कोई ढंग से उपयोग करे, हमने, आप मानोगे नहीं, 1500 मुकदमे दर्ज करवाए। मुकदमा दर्ज करने वाला वन विभाग का रेंजर और एविडेंस करने वाला केटल गार्ड, मुकदमे दर्ज कर लिए हमने, शिकार बरामद कर लिया, बंदूक बरामद करवा ली। सारी चीजें होने के बाद हम गवाह नहीं है उसके अंदर, और नहीं गवाह होने की वजह से इन 1500 मुकदमों में से 5 या 7 में सजा हुई है, बाकी किसी को सजा नहीं हुई। सुबह जो वाइल्ड लाइफ के जो हमारे इंस्पेक्टर साहब आए, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे मुकदमों की स्क्रूटनी करेंगे, राजस्थान आ रहे। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हों, और जहां से नीति बनती है, जहां से नीति निर्धारण के और एक्शन लेने का जो काम होता है, वहां के लोग हमारी मदद करिए। हम ग्राउंड पर मजबूत हैं, हम आपकी हर क्षेत्र में मदद करेंगे, परंतु आप लोग कानून के सम्मत हमारी क्या मदद कर सकते हो? पढ़े लिखे लोग, ऐसे एनजीओ, हमारे समाज के एनजीओ, दूसरे समाजों के एनजीओ हमारी क्या मदद कर सकते हैं? उसके लिए आप आइए, हम आपकी दिल खोल के मदद करेंगे, हर क्षेत्र में आपको काम करेंगे। हमारी लिस्ट बहुत लंबी है कामों की, आपको कभी इसकी डॉक्यूमेंट्री और पूरी फिल्म दिखाएंगे, कभी समय मिलेगा, बहुत समय का अभाव है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खेजड़ी फाउंडेशन का कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शिवराज बिश्नोई जी आपका। और अब मैं ममता से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पैनलिस्ट को फैसिलिटेट करें, और फिर हम लोग इस क्लोजिंग जो सत्र है उस पर मूव करेंगे। तो ममता, हाँ। और इस पैनल मेंबर्स को फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। फलक जी, फिर संजय जी, के बिश्नोई जी, विनोद जी, और हमारे आदरणीय शिवराज बिश्नोई जी। और फिर मैं फिर से समालोचना करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सुबह थोड़ा लेट चालू हुआ, तो ये जो इनका जो ग्रास रूट है, हम फिर से ये सब हम आपसे सुनना चाहेंगे फिर से। तो कृपया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं क्लोजिंग सेशन के लिए आमंत्रण करना चाहूँगा